आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवानगी एपिसोड 2। दीवानगी का पहला एपिसोड पसंद करने के लिए, अपना कीमती वक्त देकर उसे सराहने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप वो बनेंगे जो आप बनने के काबिल थी, लेकिन वक्त ने आपसे वो मौका छीन लिया। मगर अब हर एक मौके को हम खुद आपके कदमों पे लाकर रख देंगे। अब अपनी मोहब्बत को किसी के सामने झुकने नहीं देंगी। ये वादा है हमारा आपसे और खुद से कहते हुए युवराज ने टेबल से अपनी फाइल उठाई और काउच पर बैठकर अपनी फाइल देखने लगी। तभी उन्हें बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने तुरंत अपनी फाइल टेबल पर रखी और बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए फिक्रमंद लहजे में बोले, श्रद्धा आप ठीक तो हैं? श्रद्धा, श्रद्धा। उन्होंने 2-3 बार आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो और ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुए, और अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। श्रद्धा साड़ी में लिपटी आड़ी तिरछी फर्श पर बैठी हुई अपना कोहनी सहला रही थी। उसने साड़ी को ऐसे लपेट रखा था जैसे एक छोटी बच्ची अपनी माँ का दुपट्टा लपेट देती है। युवराज तेज कदमों से उसके पास आए और उसके सामने बैठते हुए हैरानी से पूछा, ये कैसे हुआ? आप गिर कैसे गई? वो हमारे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था और साड़ी बंद नहीं रही थी। कोशिश करते ही हमारा पैर उलझ गया और हम गिर गए। देखिए कितनी चोट लगी है, हमें बहुत दर्द हो रहा है। वो अपनी कोहनी दिखाते हुए बच्चों से रोनी शक्ल बनाकर बोली तो युवराज फिर एक बार उसकी मासूमियत पर अपना दिल हार बैठे। वो उठी और झुककर उसको अपनी बाहों में उठाया। इस बार श्रद्धा ने अपनी दोनों बाहें उनके इर्द गिर्द लपेट ली और चेहरा उनके सीने में छुपा लिया। तो युवराज उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिए। वो उसे बाथरूम के बाहर लाए बेड पर बैठाया। फिर उन्होंने जाकर दरवाज़ा बंद किया, कपबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने श्रद्धा से अपनी कोहनी आगे करने को कहा तो उसने ना में अपना सर हिला दिया। युवराज उसकी हरकत देखकर मुस्कुराए, क्योंकि आस्था भी दवा लगवाने के नाम पर ऐसे ही करती थी। वो उठे और उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे दवा लगाने लगी। उसको जलन हो रही थी, जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू निकलकर युवराज की हथेली पर गिर गए। युवराज ने उसे देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। हमारी तरफ देखिए श्रद्धा। जी, जी। युवराज के कहने पर श्रद्धा ने हिचकिचाते हुए नीचे देखते हुए कहा। युवराज अपना चेहरा उसके करीब करके बोली, हमारी आंखों में देखिए श्रद्धा। उसने अपनी नजरें उठाकर उनकी आंखों में देखा तो देखती ही रह गई। उसे अगल बगल का कोई होश ही नहीं रहा। वो बस अपलक उनकी आंखों में देखे जा रही थी और इसी के साथ उसके चेहरे के भाव बदल गए। तभी युवराज ने कहा, हो गया। उनकी बात सुनकर उसने तुरंत झेपते हुए अपनी नजरें हटा ली। युवराज अपनी जगह से खड़े हुए और उससे बोले, खड़ी हो सकती हैं आप। श्रद्धा ने उनकी ओर सवालिया नजरों से देखा तो युवराज बोले, अगर आपको साड़ी ही पहननी है तो खड़े हो जाइए, हम पहना देते हैं। आपको पहनानी आती है? श्रद्धा ने चौंकते हुए पूछा। युवराज ने हाँ में सर हिलाया तो वो बोली, लेकिन आप आंखें बंद करके पहनाएंगे। युवराज उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोले, हमारी मासूम श्रद्धा, आप ही बताइए, हम आंख बंद आंखों से आपको साड़ी कैसे पहनाएंगे? युवराज की इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बेड से टेक लगाकर खड़ी हो गई। युवराज ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाते हुए कहा, हम इसे रख देते हैं, तब तक आप ये साड़ी हटाइए। वैसे भी बहुत देर हो गई है, आपकी दवा का वक्त हो गया है। उसने ओके कहा और युवराज ने बॉक्स उठाकर वापस कपबोर्ड में रखा और श्रद्धा जैसे तैसे बेढंगी सी लिपटी साड़ी हटाने लगी। पर जैसे ही उसकी नज़र आईने में पड़ी तो उसकी सांसें ही अटक गई। इस वक्त वो सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी थी। दीजिए साड़ी। युवराज ने साड़ी मांगी तो वो अपनी झिझक में झेपते हुए खड़ी थी। श्रद्धा, पैसे क्यों शर्मा रही हैं? जैसे हमने आपको पहली बार ऐसे देखा है। युवराज ने उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहा और मन में खुद से, बब्बा और क्या क्या करवाएंगे आप हमसे? इन्हें यूं देखकर तो हमारी खुद की सांसें अटक गई हैं। बस हम कोई गलत हरकत ना कर दें। उन्होंने उसके हाथों से साड़ी ली और पहनानी शुरू की। वो तो बस अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां कसे बंद आंखें किए खड़ी थी, और तभी आसमां से फिर से बादल घिर आए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। युवराज की उंगलियां जब जब उसकी खुली कमर को छूती तो उसकी सांसें और गहरी हो जाती। श्रद्धा, युवराज ने धीरे से कहा। जी। श्रद्धा कांपते होठों से बोली, आप ठीक तो है ना? जी।
मतलब ये कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? साड़ी का पल्लू फोल्ड करते हुए युवराज ने पूछा तो श्रद्धा ने जवाब दिया, हमें नहीं पता कि हम कौन हैं, कहाँ हैं। आपने कहा कि ये हमारा घर है, सब हमारे अपने हैं और आस्था की माँ है, तो उस हिसाब से तो हमारा आपके साथ भी एक रिश्ता हुआ। हमें आप पर भरोसा है और जहाँ भरोसा होता है वहाँ परेशानी नहीं होती। युवराज उसकी बात पर मुस्कुराए और पल्लू कंधे पर पिनअप करते हुए बोली, आपको हम पर भरोसा है तो उसे कभी टूटने नहीं देंगे, वादा करते हैं। और ये लीजिए हो गया, आपकी तरह तो नहीं लेकिन जैसी हमें आती थी हमने पहना दी। देखिए, युवराज ने उसे कंधों से पकड़कर आईने के सामने किया। उसने आईने में देखा तो देखती रह गई। वाकई युवराज ने बहुत अच्छी साड़ी पहनाई थी। उसने युवराज से कहा, हमें नहीं पता कि हम कैसे पहनते हैं या पहनते थे, लेकिन आपने तो हमें बहुत खूबसूरत बना दिया। शुक्रिया रानी साहिबा। युवराज ने उसके सामने झुककर शुक्रिया अदा करने वाली पोज दी तो उनके इस अंदाज पर श्रद्धा को हंसी आ गई। उसे हंसता देख युवराज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर से आती हल्की हल्की बारिश की बूंदों की आवाज़ और श्रद्धा की हंसी सुनकर उनके चेहरे पर कतरा कतरा सुकून बिखरता जा रहा था। इस बारिश और हमारे महबूब का ना जाने क्या नाता है। जब जब वो हंसता है तब तब बारिश गवाह होती है, और जब जब वो रोता है बारिश उसके साथ होती है। युवराज उसको हंसता हुआ देख मुस्कुरा रहे थे। श्रद्धा की नज़र जब उन पर पड़ी तो वो चींप गई। युवराज ने मुस्कुराते हुए ही कहा, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं आप, आंखों में आंसू लिए नहीं। अब आप तैयार हो जाइए, हम भी कपड़े बदल कर आते हैं। श्रद्धा ने जी कहा। युवराज उसके गालों पर हाथ फेंक कर वार्डरोब की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद श्रद्धा ने पूरे कमरे को ध्यान से देखा। पूरे कमरे को ब्लैक और वाइट कलर के कंट्रास्ट में पेंट किया गया था। एक कोने में वार्डरोब था और दूसरी तरफ रूम से अटैच बाथरूम और सामने की तरफ कमरे के बीचों बीच से बालकनी का दरवाज़ा। फर्नीचर के नाम पर एक काउच, उसके सामने एक टेबल, ड्रेसर और उससे अटैच्ड एक कपबोर्ड जिसे अभी युवराज ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था। बेड के सामने वाली दीवार पर श्रद्धा की 13 साल पहले वाली एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। वो धीमे कदमों से उस पेंटिंग के पास पहुंची और देखते हुए बोली, शायद सच में ये हमारा ही घर है, सब हमारे अपने ही हैं, तभी तो हमें मिस्टर राठौड़ के साथ अपनापन महसूस होता है। हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अगर कुछ याद आना होगा तो आ जाएगा, वरना मिस्टर राठौड़ और आस्था तो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन मिस्टर राठौड़ से हमारा क्या रिश्ता है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ यही बताया था कि हम आस्था की माँ हैं, लेकिन सच में आस्था बहुत प्यारी है। कहते हुए उसने पेंटिंग के बगल में लगी हुई आस्था और युवराज की तस्वीर देखी और मुस्कुरा दी। वो ड्रेसर के पास आई और तैयार होने लगी। वो हाथों में चूड़ियां पहन रही थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने धीरे से जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा। बाहर आस्था एक सर्वेंट के साथ नाश्ता लिए खड़ी थी। श्रद्धा के दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर आ गई। आस्था को देखकर श्रद्धा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आस्था ने श्रद्धा को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे उसे स्कैन कर रही हो, और फिर बोली, मम्मा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। श्रद्धा प्यार से उसके गाल खींचते हुए बोली, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं आस्था, कहीं किसी की नज़र न लग जाए हमारी बच्ची को। आस्था अपनी प्यारी प्यारी आंखों से उसे देखते हुए बोली, मम्मा, अब आप मुझे छोड़कर दोबारा नहीं जाओगे ना, और गुस्सा भी नहीं होगे ना? श्रद्धा उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, हम हमेशा अपनी आस्था के पास ही रहेंगे। आस्था उसकी बात सुनकर उसके गले से लग गई। श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो आस्था के सर पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद आस्था उससे अलग होते हुए बोली, अब आप नाश्ता कर लीजिए और पापा को भी खिला दीजिएगा। अब आप आ गई हैं तो ये ड्यूटी आपकी, और जल्दी से आ जाइए, बाहर बारिश भी हो रही है। ओके आस्था बेटा, श्रद्धा ने कहा तो आस्था ने उसके गालों पर किस किया और सर्वेंट के साथ अपने नन्हे नन्हे कदमों से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद श्रद्धा ने अपने गालों पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये सच में हमारी बेटी है? कितनी प्यारी है। बब्बा, हमारी बच्ची को कभी किसी की नज़र ना लगी। उसके बाद वो वापस ड्रेसर पर आकर तैयार होने लगी। तब तक युवराज भी अपने कुर्ते के बटन बंद करते हुए बाहर आए। श्रद्धा को देखती ही उनका दिल धक से रह गया।
उनकी निगाहें तो बस उसके इस रूप को अपने अंदर बसा लेना चाहती थी। श्रद्धा ने उन्हें अपनी ओर देखते पाकर पूछा, हम कैसे लग रहे हैं? युवराज ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर अपने कदम बढ़ा दिए और उसके ठीक सामने खड़े होकर उसके बालों में लगी पिन निकालते हुए बोले, पहले आप खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इन खुली जुल्फों में आप बेहद खूबसूरत लगती हैं। इन्हें यूँ कैद ना किया करें, हमें अच्छा नहीं लगता। उन्होंने ये बात अपने होंठ उसके कानों के पास लाकर कही, जिससे वो अपनी जगह पर जम सी गई। युवराज ने अपने दोनों हाथ बांधकर उसे मुस्कुराते हुए देखा। लाल रंग की साड़ी, उस पर नीले रंग का बॉर्डर, दोनों हाथों में एक एक सोने के कंगन के साथ हरी हरी चूड़ियाँ, गले में छोटा सा हार, कानों में झुमके, नाक में नकीरेदार नथ, माथे पर छोटी सी बिंदी, नजरों पर काजल का पहरा, होठों पर हल्की लाल लिपस्टिक और उसी से मेल खाते शर्म की लाली से रंगे हुए उसके गाल, झुकी नजरें और खुली जुल्फें जो युवराज को दीवाने से पागल बनने पर मजबूर कर रही थी। युवराज की नजरें खुद पर महसूस करते हुए उसके पलकें उठने का नाम नहीं ले रही थी। वो धीरे से बोली, नाश्ता कर लीजिए, आस्था ने बताया कि आप नाश्ता नहीं करते। उसने कहा तो युवराज को याद आया कि श्रद्धा ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। उन्होंने श्रद्धा का हाथ पकड़कर काउच पर बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गए। उन्होंने दोनों के लिए प्लेट में नाश्ता निकाला और दोनों चुपचाप खाने लगे। नाश्ता करके युवराज उठे और बेड साइड टेबल से श्रद्धा की दवाई लाकर उसे देते हुए बोले, ये लीजिए, दवाई ले लीजिए, फिर हम निकलते हैं। वो मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, हमें नहीं खानी, बहुत कड़वी होती है। श्रद्धा, जिद मत कीजिए, दवा ले लीजिए, हमने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। मिस्टर राठौड़, हमें दवाई नहीं खानी। युवराज ने उसके मुंह से जब मिस्टर राठौड़ सुना तो बोले, ये मिस्टर राठौड़ क्या है? हम आपको आपके नाम से नहीं बुला सकते, इसीलिए मिस्टर राठौड़ ही बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये दवाई लीजिए, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मिस्टर राठौड़, ये दवाई बहुत कड़वी। इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि युवराज ने उसके मुंह में दवा डाल दी। उसने घूरकर उन्हें देखा तो युवराज उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए बोले, चुपचाप पानी पीजिए और अब कोई बहस नहीं। उसने उन्हें घूरते हुए ग्लास लेकर एक ही बार में पानी पी लिया और टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाते हुए बोली, यह बहुत कड़वी थी। हमने कहा था, आप हमारी कोई बात नहीं सुनते मिस्टर राठौड़। उसके इस मासूमियत को देखकर युवराज मुस्कुरा रहे थे। आखिर कितने वक्त बाद उन्होंने अपनी श्रद्धा की मासूमियत को जो देखा था। मिस्टर राठौड़, एक बात पूछी। युवराज बॉक्स रखते हुए बोले, हमारा आपके साथ क्या रिश्ता है? युवराज ने उसकी ओर देखा और आईब्रो उचकाते हुए पूछा, किसी ने आपसे कुछ कहा? नहीं, वो बस हम जानना चाहते थे, अगर हम आस्था की माँ हैं तो आपसे हमारा क्या रिश्ता है, क्योंकि हमें तो कुछ याद नहीं है। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि युवराज के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। आपसे हमारा क्या रिश्ता है, इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि आप हमारी अपनी हैं और हम आपके अपने। इससे ज़्यादा हम दोनों का कोई और रिश्ता नहीं है। युवराज की बात सुनकर वो कुछ देर तक चुप रही, फिर अपनी जगह से उठते हुए बोली, अब चलते हैं, आस्था इंतजार कर रही होंगी। चलिए। युवराज टेबल से अपना फ़ोन उठाने के लिए झुके तो श्रद्धा ने उनसे कहा, आपके कुर्ते की बटन खुली है, ये हमसे कभी बंद नहीं होती तो खुली ही रहने देती हैं। युवराज ने अपना फ़ोन जेब में रखते हुए कहा, हम बंद कर दें? श्रद्धा ने झिझकते हुए पूछा। युवराज ने हाँ में सर हिला दिया तो वो उसके पास आई और अपनी एड़ियों पर खड़े होकर उनके कुर्ते के बटन बंद करने लगी। उसकी सांसें युवराज को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे उनकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। जब उसने बटन बंद करके युवराज की तरफ देखा तो उन्होंने झट से अपनी आंखें खोली और नजरें चुराकर कमरे से बाहर आ गई। आप ही बताइए, हमें तो कुछ याद नहीं है, श्रद्धा ने आस्था को देखते हुए कहा। आस्था, श्रद्धा, युवराज और काका इस वक्त गाड़ी में बैठे पंडाल की तरफ जा रहे थे। युवराज गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और काका पैसेंजर सीट पर बैठी थी। श्रद्धा आस्था के साथ पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। युवराज ने फ्रंट मिरर इस तरह सेट कर रखा था जिससे वो बिना मुड़े श्रद्धा को देख सके। आस्था श्रद्धा के साथ बातें कर रही थी। आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे तो याद है, मैं बताती हूँ। आस्था ने श्रद्धा की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा।
ठीक है, बताइए, श्रद्धा ने आस्था के गाल छूते हुए कहा। रत्ना आंटी मेरी होने वाली चाची हैं। उनकी शादी मेरे संजय चाचू से होने वाली है। अच्छा, तो वो दोनों हमसे पंडाल में मिलेंगी? श्रद्धा ने कहा तो युवराज बोल पड़े, जी, वो दोनों वहाँ पर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार? वो क्यों? श्रद्धा ने सवाल किया। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तब वो दोनों बहुत परेशान हो गए थे। सुबह वहाँ का काम देखना था, इसीलिए संजय आपसे बिना मिले ही चले गए। युवराज ने जवाब दिया तो श्रद्धा ने बस जी बोल दिया। मम्मा, आप मेरे साथ आज डांस करेंगी? श्रद्धा कोई जवाब देती उससे पहले ही युवराज बीच में बोले, नहीं प्रिंसेस, आपकी मम्मा डांस नहीं करेंगी। अभी उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उनकी बात सुनकर आस्था उदास हो गई। उसे उदास देख श्रद्धा को अच्छा नहीं लगा, तो वह आस्था को अपनी गोद पे बैठाते हुए बोली, हम हमारी प्रिंसेस के साथ जरूर डांस करेंगी, लेकिन श्रद्धा आपकी तबीयत? युवराज बोले तो श्रद्धा उन्हें बीच में रोकते हुए बोली, अभी अभी नाश्ता भी किया है और इतनी कड़वी दवाई भी ली है, तो आप तबीयत का बहाना तो बनाइए ही मत। उसकी बात पर आस्था आगे झुककर काका के कान में बोली, दादू और इसी के साथ पापा क्लीन बोल्ड। काका मुस्कुराते हुए धीरे से बोले, गुड़िया, अब तो आपके पापा रोज क्लीन बोल्ड होंगे, आप तो बस एंजॉय कीजिए। इतना कहकर वो और आस्था दबे मुंह हंसने लगी। लेकिन श्रद्धा, हम कोई बहाना नहीं बना रहे, अभी भी वीकनेस है आपको, युवराज ने कहा तो श्रद्धा उनके ऊपर चढ़ते हुए बोली, अगर ऐसा है तो लगाइए डॉक्टर कीर्ति को फ़ोन, वो खुद बताएंगी हम ठीक है या नहीं। लगाइए फ़ोन, अब इतनी सी बात के लिए उन्हें क्यों फ़ोन करना? हम कह रहे हैं ना कि। श्रद्धा उन्हें बीच में टोकते हुए बोली, आप डॉक्टर हैं मिस्टर राठौड़, या फिर आपका एक्सीडेंट हुआ था? तो फिर आप हमारी तबीयत के बारे में कैसे कुछ भी बता सकते हैं? क्योंकि हम आपके कहते कहते युवराज रुक गए और काका और आस्था जो अभी तक मुंह दबाए हंसते हुए उनकी प्यारी सी नोक-झोंक देख रहे थे, उनकी हंसी छूट गई। युवराज ने उन्हें घूरते हुए श्रद्धा से कहा, क्योंकि हम आपकी परवाह करते हैं। अगर आप चाहे तो डांस कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। उनकी बात सुनकर श्रद्धा के चेहरे पर खुशी आ गई। वो चहकते हुए बोली, शुक्रिया मिस्टर राठौड़, बहुत बहुत शुक्रिया। उसे यूं चहकता देख बाकी तीनों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। काका ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और श्रद्धा आस्था को गोदी में लिए बज रहे गाने को सुनने लगी। गाने सुनते ही युवराज के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि ये वही गाना था जो श्रद्धा तब गा रही थी जब युवराज ने उसे पहली बार देखा था। थोड़ी देर बाद युवराज की गाड़ी पंडाल के सामने आकर रुकी। संजय और रत्ना के साथ सभी लोग वहां खड़े युवराज के ही आने का इंतजार कर रहे थे। काका गाड़ी से बाहर निकले और आस्था को बाहर निकाला और दोनों जाकर संजय और रत्ना के पास खड़े हो गए। उसके बाद युवराज गाड़ी से बाहर आए और पीछे का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ आगे किया तो श्रद्धा ने झिझकते हुए अपना हाथ उनके हाथों में दे दिया और बाहर आ गई। युवराज सिंह राठौड़ को एक लड़की के साथ देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की नज़रों में हैरानी और श्रद्धा कौन है इस चीज़ को लेकर सवाल थे। श्रद्धा को देखकर रत्ना ने संजय से धीरे से कहा, इसीलिए भाई साहब को आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। चेहरे से ज़्यादा उसका दिल खूबसूरत है, संजय ने श्रद्धा को देखते हुए कहा। जोड़ी जमती है, ऐसा लगता है बप्पा ने खुद बनाकर भेजी हो। रत्ना दोनों को देखते हुए बोली, अब ये तो बप्पा ही जाने कि ये जोड़ी बनती है या फिर पहले की तरह बिछड़ जाती है। संजय ने कहा तो रत्ना ने पूछा, तुम दोनों की कहानी जानते हो? कहानी नहीं रत्ना, मेरे यार की दीवानगी की भीगी हुई सी दास्तान है, तो मुझे भी सुनाओ ना। अभी नहीं, पहले आस्था ने जो काम दिया है वो पूरा करते हैं, उसके बाद तुम्हें और आस्था दोनों को सुनाऊंगा इनकी दीवानगी की दास्तान। रत्ना मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। इधर युवराज को देखकर सभी ने अपने अपने हाथ जोड़ लिए। युवराज ने भी अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर किए। युवराज को ऐसा करते देख श्रद्धा ने भी अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। वो अपने दोनों हाथ जोड़े युवराज के साथ सबके बीच से चलते हुए बप्पा की मूर्ति के सामने आई। वहाँ बप्पा की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित थी और मूर्ति के चेहरे को लाल रंग के कपड़े से ढका गया था।
संजय, रत्ना, आस्था और काका भी उनके पास आ गए। बाकी सभी लोग भी आकर उनके पीछे खड़े हो गए। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता भी इस पंडाल में आए हुए थे, क्योंकि ये मुंबई का सबसे बड़ा गणपति का पंडाल था, जिसे युवराज खुद लगवाते थे। धारावी का एक गणपति पंडाल सबसे ज़्यादा मशहूर था, क्योंकि ये पंडाल युवराज सिंह राठौड़ खुद लगवाया करते थे। साथ ही यहाँ चढ़ने वाला सारा चढ़ावा स्लम एरिया और बस्तियों में रह रहे लोगों के ऊपर खर्च किया जाता था। साथ ही छोटे रोजगार देने के लिए युवराज की कंपनीज की तरफ से शिविर भी लगाए जाते थे। युवराज और श्रद्धा मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और सब लोग उनके पीछे हाथ जोड़े खड़े थे। पंडित जी ने आकर युवराज और श्रद्धा को टीका लगाया और युवराज को मूर्ति से कपड़ा हटाने के लिए कहा। युवराज ने बगल में खड़ी श्रद्धा को देखा, जो सर पर पल्लू रखे आंखों में चमक लिए सब कुछ देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर खुशी देखकर युवराज ने मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहा, बप्पा, आपने हमें सब कुछ दिया है, इसीलिए हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस श्रद्धा के चेहरे पर हमेशा ऐसे ही खुशियाँ छाई रहें। श्रद्धा ने युवराज की तरफ देखा, जो उसे ही देखे जा रहे थे। उसने युवराज से धीरे से कहा, मिस्टर राठौड़, कपड़ा हटाइए, सब इंतजार कर रहे हैं। युवराज ने हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़कर मूर्ति के सर से कपड़ा हटाया और एक साथ हवा में पूरी जोश के साथ गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया का शोर गूंज उठा। वहाँ इतने लोग जमा थे कि सबकी आवाज़ें मिलकर धरती में कंपन पैदा कर रही थी। बप्पा के नाम का शोर सुनकर श्रद्धा ने भी खुशी से अपने हाथ जोड़ लिए। पंडित जी ने युवराज और संजय, जो हर साल साथ में ही आरती करते हैं, उनको बड़ी सी 51 दियों की जोत देकर आरती शुरू करने के लिए कहा। युवराज ने जैसे ही जोत पकड़ी, वैसे ही उनका हाथ हल्के से हिल गया, लेकिन बगल में खड़ी श्रद्धा ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। संभल के मिस्टर राठौड़, अबे जल जाते आप, वो उनकी फिक्र करते हुए धीरे से बोली। युवराज मुस्कुरा कर मन ही मन बोले, आप है ना हमें संभालने के लिए। फिर श्रद्धा की ओर देखकर हाँ में सर हिला दिया। वो हाथ हटाने को हुई तो पंडित जी उसे रोकते हुए बोले, बेटा हाथ मत हटाइए, ये तो विघ्नहर्ता की मर्जी थी, आप दोनों आरती शुरू कीजिए। युवराज ने खुशी से पंडित जी की ओर ऐसे देखा जैसे अभी उन्हें गले लगाकर नाचने लगेंगे। श्रद्धा ने हाँ में सर हिला दिया और बप्पा के नाम की गूंज के साथ युवराज ने अपनी कड़कदार आवाज में आरती शुरू की। संजय भी उनके साथ शामिल हो गया और रत्ना ने भी उसका हाथ थाम लिया। आस्था अपने मम्मा पापा के बगल में खड़ी हो गई। युवराज की रौबदार आवाज स्पीकर एंड माइक के साथ इस वक्त पूरे धारावी में गूंज रही थी। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। आरती करके युवराज ने तेज आवाज में कहा, गणपति बप्पा मोरया। उनके पीछे सभी ने दोहराया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। संजय ने कहा, मंगल मूर्ति मोरया। सभी ने दोहराया। आरती के बाद पंडित जी ने युवराज से कुछ कहा, जिसके बाद युवराज ने श्रद्धा को रत्ना के साथ हाथ से थाल लेने को कहा। श्रद्धा, आप रत्ना से वो थाल लाकर यहाँ गणपति जी का चढ़ावा चढ़ाइए। लेकिन मिस्टर राठौड़, हम कैसे? आप यहाँ हमारे साथ आई हैं, तो हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। आस्था और रत्ना के साथ इस साल आप भी चढ़ावा चढ़ाएंगी। श्रद्धा ठीक है कहकर रत्ना के पास चली गई। संजय युवराज कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू ऐसे ऑर्डर क्यों देता है? सबकी तरह वो भी तुझसे डरने लग जाएगी। युवराज सुबह से छोटे मोटे मोमेंट्स याद करते हुए बोले, डरती तो नहीं है लेकिन झिझकती ज़रूर है। संजय ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, मेरे पीठ के पीछे कुछ हुआ है क्या? युवराज मुस्कुराते हुए बोले, जो भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ है और वजह आप चारों हैं। इतना कहकर युवराज आगे बढ़ गए तो संजय उनके पीछे आते हुए बोला, क्या हुआ है युवी? यार बता ना। युवराज श्रद्धा की ओर देखते हुए बोले, जो रत्ना और आस्था के साथ गणपति जी की मूर्ति के सामने खड़ी थी। जिंदगी से कुछ ऐसे लम्हे चुरा लिए जिनकी कभी हमें उम्मीद ना थी। अब उन लम्हों के बाद अगर हमें मौत भी आ जाए तो हमें कोई गिला नहीं। संजय उन पर झल्लाते हुए बोला, तेरी ये गोल मोल बातें मुझे कभी समझ नहीं आती। सही सही बता ना क्या हुआ था। युवराज ने उसे पास आने का इशारा किया तो संजय उनके थोड़ा करीब झुका।
युवराज ने उसके कान में कहा, इट्स टॉप सीक्रेट, तो पूछने का कोई फायदा नहीं है। संजय उन पर चिल्लाते हुए बोला, ठीक है मत बता, मैं भाभी से पूछ लेता हूँ। युवराज उसे घूरते हुए बोले, भाभी? सॉरी, अभी भाभी नहीं बनी है। संजय अपने सर पर चपत लगाते हुए बोला, श्रद्धा? हाँ, मैं श्रद्धा से ही पूछ लेता हूँ। कहते हुए वो तीनों की तरफ बढ़ा ही था कि युवराज ने उसके गले में बाँह डालकर उसे पीछे खींचते हुए कहा, अगर आप कुछ भी बोले या फिर आपका मुंह खुला तो सोच लीजिए, रत्ना को आपका पुराना फ़ोन हम उनकी शादी के तोहफे के रूप में भेंट देंगे, और वो भी आज ही। उनकी बात सुनकर संजय की आंखें बड़ी हो गई। वो पीछे पलटकर युवराज को घूरते हुए बोला, इसका मतलब तूने उस फोन को अब तक संभाल कर रखा है? युवराज टेढ़ा मुस्कुरा कर बोले, पता नहीं कब पुरानी चीजें काम आ जाए, इसीलिए संभाल कर रखा है। आपके सारी पुरानी गर्लफ्रेंड्स की पूरी डिटेल्स है उसमें। युवी, संजय खींचते हुए बोला और फिर युवराज को मारने के लिए आगे बढ़ा तो युवराज वहां से रत्ना और श्रद्धा की तरफ भाग गए और दोनों की पकड़ा पकड़ी शुरू हो गई। ये दोनों ऐसे सबके सामने क्यों लड़ रहे हैं? श्रद्धा ने उन दोनों को देखते हुए बगल में खड़ी रत्ना से पूछा। असल में युवराज और संजय बिल्कुल 5-6 साल के बच्चों की तरह उन चारों, श्रद्धा, रत्ना, आस्था और काका के सामने लड़ रहे थे और बाकी सभी लोग भी उन्हें देखकर बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो भी जानते हैं कि ये तो रोज का है इनका। रत्ना ने उन्हें हंसते हुए देखा और श्रद्धा से बोली, भाई साहब और संजय ऐसे ही लड़ते रहते हैं, छोटे बच्चों की तरह, और भी छोटी सी बात पर। ऐसे सबके सामने श्रद्धा ने हैरानी से पूछा, दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं और किसी की भी जान ले भी सकते हैं। भाई साहब सबके लिए युवराज सिंह राठौड़ हैं, लेकिन संजय के लिए युवी। जब इन दोनों की नोक-झोंक शुरू होती है तो ये भूल जाते हैं ये क्या है, इनका तो चलता रहता है, तुम परेशान मत हो। और ये जितने लोगों को तुम देख रही हो ना, ये सब बहुत सालों से ये सब देखते आ रहे हैं। 30 के ऊपर के हो गए हैं दोनों, लेकिन साथ में अभी भी बचपन वाले ही हैं। श्रद्धा रत्ना की सारी बातें सुनने के बाद बोली, भगवान करे दोनों की दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। अच्छे दोस्तों के बिना जिंदगी अधूरी होती है। वैसे आपसे बात पूछे रत्ना जी, पहले तो मुझे सिर्फ रत्ना बुलाओ यार, हम दोनों सेम एज की हैं, दोस्त बन सकती हैं। रत्ना ने आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्यों नहीं? कहते हुए श्रद्धा ने उससे हाथ मिलाया। हम आपसे ये पूछना चाहते थे रत्ना कि आप मिस्टर राठौर को भाई साहब क्यों बुलाती हैं? रत्ना ने सामने बच्चों की तरह हंसते हुए संजय और युवराज को देखकर कहा, आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब की वजह से हूँ। अगर वो ना होते तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। क्यों? ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? श्रद्धा ने चौंकते हुए पूछा। रत्ना ने श्रद्धा को देखा और फिर बताना शुरू किया। श्रद्धा, मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। जब से आंखें खोली खुद को अनाथालय की सीढ़ियों पर ही पाया था। अम्मा अनाथालय की ओनर बताती थी कि जब मैं महज 1 दिन की थी, कोई बड़ी गाड़ी वाला आदमी मुझे अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर ये कहकर छोड़ गया था कि उसे लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए था। उसके बाद अम्मा ने मुझे अनाथ आश्रम में ही रख लिया। शुरू से मैं बहुत गुमसुम रहा करती थी, किसी से बात नहीं करती थी, ना कुछ बोलती थी। स्कूल जाती तब भी सिर्फ अपने काम से काम रखती। मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना। एक अम्मा ही थी जिनसे मैं थोड़ी बहुत बात कर लिया करती थी। वक्त बीतता गया और एक दिन अम्मा हमें छोड़कर चली गई। उस वक्त मैं 20 साल की थी। अम्मा के जाने के बाद हमें जिस ट्रस्ट से फंड्स मिलते थे, उन्होंने फंड्स देने के लिए मना कर दिया। जब हमने से कुछ लड़कियों ट्रस्टी के पास मदद मांगने के लिए गए, तब उसने हमारे सामने आश्रम को फंड्स देने के लिए ऐसी शर्त रखी जिसे सुनने के बाद हमारी रूह तक कांप उठी थी। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए तो श्रद्धा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शांत हो जाइए रत्ना, हिम्मत से काम लीजिए। आस्था बेटा, रत्ना के लिए पानी मंगवा दीजिए। ओके मम्मा, मैं अभी गुरु अंकल से बोलती हूँ। इतना कहकर वो काका के साथ गुरु के पास चली गई। उसके जाने के बाद श्रद्धा ने पूछा, अब बताइए रत्ना, कैसे शर्त रखी थी उसने आपके सामने? आपसे माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, यहाँ कुछ शब्द कहानी की मांग को देखते हुए रखे गए हैं। पहले तो रत्ना थोड़ा हिचकिचाई अपना अतीत याद करते हुए, फिर उसने एक लंबी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया।
उस ट्रस्टी ने ये शर्त रखी थी कि आश्रम की हर लड़की को हर रात उसके साथ किसी क्लाइंट को खुश करना होगा, जिसके बदले वो आश्रम में फंडिंग करेगा। वो आश्रम को कोठा बनाना चाहता था। अम्मा के रहते हुए वो कुछ नहीं कर पाया और अम्मा के जाने के बाद उसने ये शर्त रख दी। हम लोग आश्रम को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ बहुत सी छोटी छोटी बच्चियाँ थीं जिनके माँ बाप उन्हें ये कहकर आश्रम छोड़ गए थे कि ये उनके सर का बोझ है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। उस ट्रस्टी ने हमें 2 दिन का वक्त दिया था उसके बाद मानने के लिए, वरना वो आश्रम की सभी बच्चियों को बेच देगा। वैसे भी उन बच्चों के आगे पीछे कोई नहीं था, तो उस पर कोई केस करने वाला भी नहीं होता। उसी शाम मैं समुद्र किनारे बैठी अपने आप को कोस रही थी कि आखिर मैं एक लड़की क्यों हूँ। क्या सच में लड़की होकर मैंने गुनाह कर दिया था? पहले खुद के माँ बाप ने अनाथ बना दिया, उसके बाद इस दुनिया के वहशी दरिंदे एक वेश्या बनाना चाहते थे। मैं वहीं बैठी अपनी सोच में गुम थी। शाम से रात के 12 बज गए थे, लेकिन मैं अपनी जगह से हिली तक नहीं। लेकिन कोई था जो मुझे शायद शाम से देखे जा रहा था, लेकिन मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वहाँ बैठकर रोते और खुद को कोसते हुए मैं बेहोश होकर वहीं किनारे पर गिर पड़ी थी। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि मैं कब तक बेहोश थी, लेकिन जब मुझे होश आया तब एक बहुत बड़ी और आलीशान कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी। 10 साल पहले, रायज़ादा हाउस। रत्ना ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक आलीशान से कमरे में पाया। वो एकदम हड़बड़ा उठी और छत से उठकर बैठ गई। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सामने की दीवार पर एक लड़की की बड़ी सी फोटो टंगी हुई थी, जो हाथों में गिटार लिए एक पैर मोड़कर चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर रत्ना के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने एक नज़र खुद को देखा तो उसके कपड़े बदले हुए थे। खुद के साथ कुछ गलत होने की बात सोचकर उसकी रूह तक कांप गई। उसके हाथ पैर एकदम बिल्कुल सुन्न पड़ गए। खुद को दूसरे कपड़ों में देखकर उसे सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और तकरीबन 40 साल की एक औरत मेड के कपड़ों में कमरे में दाखिल हुई। उसने रत्ना की तरफ देखकर कहा, तुम उठ गई बेटा, चलो चलकर नाश्ता कर लो, साहब और संजय बाबा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। रत्ना ने घबराते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई और मेरे कपड़े ये किसने बदले? मेड उसकी बातों के पीछे का मतलब समझते हुए बोली, तुम्हें संजय बाबा दरिया किनारे से लेकर आए थे। तुम बेहोश थी और तुम्हारे कपड़े भी पूरे गीले थे, इसीलिए बाबा के कहने पर मैंने बदल दिए। ये संजय बाबा का घर है, वो देखो, वो है संजय बाबा। मेड ने संजय की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस मेड की बात सुनकर रत्ना की जान में जान आई। वो मेड की तरफ देखते हुए बोली, आप चलिए, मैं आती हूँ। मेड उसकी बात सुनकर वहाँ से चली गई। वो बेड से उठी और संजय की फोटो के पास आकर बोली, तो आप हैं संजय जिन्होंने मेरी जान बचाई। लेकिन मेरी जान क्यों बचाई? मैं मर जाती तो कम से कम अपने आश्रम की बर्बादी तो नहीं देखनी पड़ती। वैसे एक बात कहूँ, शायद तुम्हारे सामने नहीं कह पाऊंगी, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी और कमरे के बाहर आ गई। वो बाहर हॉल में आई तो उसने देखा संजय और युवराज सोफे पर बैठे हुए थे। संजय फोन में बिजी था और युवराज न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। रत्ना के पैरों में पायल थी। वो जैसे ही उनके पास आई, उसके पायल की आवाज़ ने संजय से सर उठाकर देखा तो रत्ना को देखकर उसकी नज़रें उसी पर ही ठहर गई। हल्के गुलाबी सूट और खुले बालों में वो बहुत प्यारी लग रही थी। संजय की नज़रें कल शाम से ही रत्ना पर टिकी हुई थी, जब वो समुद्र किनारे बैठी हुई थी, और सबके जाने के बाद भी वो वहीं रुककर रत्ना पर नज़र रख रहा था। वो उनके पास आई और संजय को देखकर बोली, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। अगर कल रात आपकी जगह कोई और होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। संजय कोई जवाब देता उससे पहले ही युवराज पेपर साइड में रखते हुए बोले, क्या परेशानी है? रत्ना असमंजस्य में बोली, क्या क्या मतलब? आप समुद्र किनारे बैठी हुई थी,
शाम से रात तक और वहीं बेहोश ही हो गई। डॉक्टर ने बताया आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस था। बताएंगी आखिर आपको क्या परेशानी है? रत्ना ने युवराज की तरफ देखकर एक बार तो सोचा कि युवराज को सब बता देना चाहिए, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो झूठ बोलते हुए बोली, कुछ दिनों पहले मेरी अम्मा चल बसी। उनके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। परेशान थी इसीलिए जाकर समुद्र किनारे बैठ गई थी और इसी वजह से बेहोश हो गई थी। युवराज ने ऊपर से नीचे तक रत्ना को देखते हुए कहा, सच बोलिए आखिर बात क्या है, क्योंकि हमें झूठ बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो हमें खुलकर बता सकती हैं, क्योंकि हमें अपने तरीके से पता करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। रत्ना उनके बातों को इग्नोर करते हुए बोली, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। युवराज ने सख्त लहजे में कहा, आप यहाँ आई भी हमारी मर्जी से थी और जाएंगी भी हमारी मर्जी से। संजय बीच में बोला, युवी यार वो वैसे ही परेशान है तो उसे और क्यों डरा रहा है? हम इन्हें डरा नहीं रहे हैं संजय, ये झूठ बोल रही हैं। जाइए जाकर नाश्ता कीजिए और ये तब तक इस घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे जब तक हमारी इजाज़त ना हो। लेकिन युवी, युवराज उसे बीच में रोकते हुए बोले, कोई लेकिन वेकिन नहीं, संजय जाकर नाश्ता कीजिए और आप, रत्ना की तरफ देखते हुए, आप भी नाश्ता कीजिए और सोच लीजिए कि अपनी परेशानी बतानी चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ बात केवल आपकी नहीं लग रही है। युवराज की आवाज़ सुनकर रत्ना डर से कांपने लगी तो संजय उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर ले आया और बैठाते हुए बोला, युवराज की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो ऐसा ही है, किसी को भी परेशान नहीं देख सकता। रत्ना नजरें नीचे किए हुए बोली, आप माफ़ी मत मांगिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। संजय उसके बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, वैसे मैं संजय और आप? रत्ना मुस्कुराकर, रत्ना तुम क्या करती हो? कॉलेज स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। और तुम क्या करते हो? मेरी पढ़ाई पिछले महीने ही पूरी हुई है। रायज़ादा इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना है? हाँ सुना है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक है और राठौर की इकलौती पार्टनर भी। रत्ना ने कहा तो संजय बोला, उसी को मैनेज करता हूँ युवराज के साथ, दोनों ही हमारी हैं। रायज़ादा इंडस्ट्रीज मेरी है और राठौर युवराज की। उसकी बात सुनकर रत्ना चौंकते हुए झट से अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे ऐसे खड़ा देखकर संजय ने पूछा, क्या हुआ, तुम खड़ी क्यों हो गई? बैठो ना। वो धीरे से बैठते हुए बोली, वो पूरे मुंबई में मिस्टर राठौर की मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं होता। आप इतने बड़े आदमी हैं और मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। उसकी बात पर संजय हंसते हुए बोला, अरे इतना मैं बूढ़ा नहीं हूँ यार, और तुम ना मुझे तुम ही बुलाओ, ये आप तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। और जहाँ तक बात युवराज की है तो वो सबकी मदद करता है, इसीलिए पूरी मुंबई में उसकी इतनी इज्जत है। रत्ना ने उसकी बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया। तब तक युवराज भी आकर सेंटर चेयर पर बैठते हुए बोले, अब अगर बातें हो गई हों तो नाश्ता कर लीजिए। और रत्ना आप हमारे बारे में जान चुकी हैं तो अब बताइए कि आखिर आप किस बात से परेशान थी। हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। मुझे कैसे भी करके उन बच्चियों को बचाना है, रत्ना ने युवराज और संजय को देखते हुए कहा। इस वक्त तीनों नाश्ता करके संजय के स्टडी रूम में थे। युवराज टेबल के सामने वाली चेयर पर बैठे थे और अपने हाथों से पेपर वेट घुमा रहे थे। रत्ना और संजय उनके सामने खड़े हुए थे और रत्ना बीते दिनों के बारे में युवराज को सब कुछ बता रही थी। मिस्टर राठौर, मैं एक अनाथ हूँ, या यूँ कहीं कि मेरे बाप बाप ने मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे अनाथ बनाकर चले गए। उसके बाद अम्मा ने ही मुझे बड़ा किया। कौशल्या अनाथ आश्रम, इस आश्रम में आपको सिर्फ लड़कियां ही मिलेंगी, क्योंकि ये आश्रम उन लड़कियों के लिए है जिनके माँ बाप उन्हें बोझ समझकर छोड़ देते हैं। अम्मा को फंडिंग एक ट्रस्ट से मिलती थी। जब तक उस ट्रस्ट के पुराने ट्रस्टी जिंदा थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके भाई ने ट्रस्ट संभाला और उसी दिन से हमारे और हमारे जैसे कई छोटे छोटे आश्रमों के हालात बद से बदतर होने लगे। नया ट्रस्टी फंड्स देने के लिए नई नई शर्तें रखता था और उनमें से ज़्यादातर लड़कियों और मासूम बच्चों की जिंदगी और इज्जत का समझौता ही होता था। अम्मा उस वक्त सभी छोटे छोटे आश्रमों को खुद चलाती थी और जो लड़कियां नौकरी करती थी वो उनकी मदद करती थी। लेकिन अम्मा के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया।
कल मैं और बाकी के आश्रमों से कुछ लड़कियां ट्रस्टी से मिलने गई थी। उसने फंड्स देने के बदले शर्त रखी है और वो ये है कि हम एक वैश्य की जिंदगी जिए। हम आश्रम छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन उसने धमकी दी है कि अगर हमने भागने की कोशिश की तो वो सभी छोटे बच्चियों को बेच देगा। इतना कहकर रत्ना चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसकी बात सुनने के बाद संजय ने गुस्से से कहा, युवी, इस ट्रस्टी से मिलना पड़ेगा। आज ही रॉकी को भेजकर उसे बुलाकर उसकी मरम्मत करवाता हूँ। इधर युवराज पेपर वेट घुमाते हुए कुछ सोच रहे थे। नहीं संजय, आप कुछ नहीं करेंगे, युवराज ने कहा तो संजय बोला, लेकिन क्यों युवी? तूने सुना नहीं उसने क्या करने की कोशिश की है? हमने ये कहा कि आप कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगी वो रत्ना और आश्रम की लड़कियां खुद करेंगी, युवराज ने कड़क लहजे में कहा। रत्ना और संजय दोनों युवराज की तरफ आंखें बड़ी करके देखने लगे तो युवराज बोले, रत्ना, आप उस ट्रस्टी के खिलाफ केस दर्ज करवाएं। वो आपको और बाकी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बनाने की कोशिश कर रहा है। फोर्स प्रोस्टिट्यूशन और ट्रैफिकिंग का केस बनता है उस ट्रस्टी पर। अब ये मामला कोर्ट में ही निपटेगा। लेकिन यूवी, जब हम खुद ही इस मामले को खत्म कर सकते हैं तो फिर केस की क्या ज़रूरत है? युवराज अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, संजय, ये प्रॉब्लम सिर्फ कौशल्या अनाथ आश्रम या फिर रत्ना की नहीं है, बहुत से आश्रमों और लड़कियों की है। रत्ना और आश्रम की लड़कियां अगर आवाज़ उठाएंगी तो बाकी लड़कियां भी आगे आएंगी। लेकिन मिस्टर राठौड़, मैं कैसे? रत्ना ने हिचकिचाते हुए कहा। युवराज उसे समझाते हुए बोले, रत्ना, आप परेशान ना हो, इस केस में हमारा भी नाम जुड़ेगा। वकील हम खुद अपॉइंट करेंगे। हर कदम पर हम और संजय आपके और सभी लड़कियों के साथ रहेंगे, लेकिन हिम्मत आपको ही करनी होगी। वो सब तो ठीक है युवी, लेकिन सबूत कहाँ से लाएंगी? संजय ने कहा तो रत्ना बोली, मेरे पास है सबूत और कल की बातों की रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन पता नहीं उतने काफ़ी होंगे या नहीं। रत्ना, आप संजय के साथ जाकर सभी लड़कियों से इस बारे में बात कीजिए और सबूत लेकर आइए। उस ट्रस्टी ने आपको 2 दिन का वक्त दिया था ना, तो अब जवाब भी उसे 2 दिन बाद ही मिलेगा और वो जवाब होगा कोर्ट का नोटिस, युवराज ने सख्त लहजे में कहा। क्या मैं ये कर पाऊंगी मिस्टर राठौर? उसकी इस बात पर युवराज उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर बोले, बिल्कुल कर पाओगी, हम हमेशा आपके साथ हैं। बस आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी, खुद को इतना मजबूत बनाएंगी कि कोई भी आप तक पहुंचने से पहले 100 बार सोचे, और इसमें हम आपका साथ देंगे। बोलिए, लड़ेंगी ना? बनाएंगी खुद को मजबूत? युवराज की बातों से रत्ना की आंखों से आंसू निकल आए और उसकी रगों में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार दौड़ उठा। उसने हाँ में सर हिलाया और संजय के साथ चली गई। उनके जाने के बाद युवराज बाहर घिरे बादलों को देखते हुए बोले, काश हमने भी हिम्मत की होती श्रद्धा, लेकिन आपके चेहरे पर हमने उस दिन जो खुशी देखी थी उसे देखकर चाह कर भी कुछ नहीं कह पाए। हम ये तो नहीं जानते कि आप चरण राज के साथ कैसी हैं, लेकिन हर बारिश में हमारा दिल ना जाने क्यों यही कहता है कि आप खुश नहीं हैं। युवराज घर के बाहर गार्डन में आए और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। तभी उनके ऊपर बारिश की पहली बूंद पड़ी। वो उसे महसूस करते हुए बोले, आप आज भी खुश नहीं हैं? क्यों श्रद्धा, क्यों हम आपके पास नहीं आ सकते? पिछले 3 सालों से हमें हर एक बारिश यही एहसास करवाती है कि आप खुश नहीं हैं। क्या हमने आपसे दूर आकर गलती कर दी? क्या हमें आपसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए थी? और इसी के साथ युवराज जज्बाती होकर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बारिश में भीगने लगे और उधर दूर कहीं वो भी उसी बारिश में भीग रही थी और उसकी आंखों के आंसू किसी नदी की तरह, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है वैसे ही उसके आंसू बारिश की बूंदों में मिलकर युवराज को भिगोकर उसको खुश ना होने का एहसास करवा रहे थे। रत्ना, तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? संजय ने रत्ना की तरफ देखते हुए पूछा। दोनों इस वक्त संजय की कार में बैठे हुए थे और कार समुद्र किनारे खड़ी हुई थी। बाहर बारिश की बूंदें समुद्र में गिरते हुए उसमें समाती जा रही थी। नहीं संजय, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वो बाहर की तरफ देखते हुए बोली। तुमने युवी की बातें तुरंत मान ली, जान सकता हूँ क्यों? संजय ने सवाल किया। संजय, तुम्हें पता है, जब एक बारिश की बूंद एक सीप में गिरती है तब वो एक मोती बन जाती है, जब केले के पत्ते पर गिरती है तब कपूर बन जाती है,
और जब रेत या आग में गिरती है तो उसी पल उसका वजूद खत्म हो जाता है। मिस्टर राठौर ने मुझे और मेरी जैसी कई लड़कियों को सीप का मोती बनने का रास्ता दिखाया है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन इससे ना जाने कितनी लड़कियों का भविष्य और उनकी इज्जत बच जाएगी, जिन लोगों ने हमें ये कहकर छोड़ दिया कि हम बोझ हैं। मिस्टर राठौर ने हमें यह साबित करने का रास्ता दिखाया है कि हम बोझ नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हैं। तो तुम ही बताओ, मैं कैसे उनकी बात ना मानती। तुम यूवी की कही हर बात का मतलब इतनी आसानी से समझ गई, और एक मैं हूँ जिसे लगा कि यूवी फालतू में कोर्ट कचहरी में पड़ रहा है। रत्ना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, मिस्टर राठौर हर बात को दोनों तरीके से सोचते हैं और तुम सिर्फ बात सुनकर रिएक्ट कर देते हो। इसीलिए मिस्टर राठौर इतनी कम उम्र में भी पूरी मुंबई को अपने कदमों में रखते हैं। संजय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है पहली ही मुलाकात में काफी कुछ जान पहचान गई हो तुम। रत्ना ने उसकी तरफ देखकर चोर नजरों से देखा, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आकर बारिश में खड़ी हो गई। वो अपने दोनों हाथ फैलाए बारिश में भीगने लगी। इस वक्त उसके चेहरों पर बच्ची सी मुस्कान थी। संजय ने उसे देखा और फिर वो भी म्यूजिक सिस्टम थोड़ी तेज आवाज में चालू करके गाड़ी के बाहर आकर टिककर खड़ा हो गया। वो एकटक उसको देखे जा रहा था। मासूम अल्हड़ सी रत्ना किसी पूर्वायत के झोंके की तरह बरसती बारिश और चलती हवाओं के बीच झूम रही थी। उसके पायलों की रुनझुन बरसाती बूंदों के बीच संजय के दिल का शोर बढ़ाने का काम कर रही थी, और बेफिक्र सी नाचती रत्ना को देखकर वो बस मुस्कुरा रहा था। उसने गाड़ी से अपना फ़ोन निकाला और नाचती हुई रत्ना की कुछ तस्वीरें ले ली। उसके बाद उसे आवाज़ देते हुए बोला, रत्ना अब चलो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसकी आवाज़ सुनकर उसने नाचना बंद किया और गाड़ी के पास आ गई। संजय ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, जिसका सूट बारिश में भीगने के कारण उसके शरीर से चिपक गया था। उसने रत्ना को बैठने का इशारा किया और खुद भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने पीछे सीट पर पड़ी हुई अपनी जैकेट उठाई और रत्ना को पकड़ाते हुए बोला, इसे पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। उसकी बात सुनकर उसने पहले खुद को देखा और फिर तुरंत संजय के हाथ से जैकेट लेकर पहन ली। संजय ने गाड़ी स्टार्ट की और वो विंडो से सर टिकाकर बाहर बरसती बारिश को देखने लगी। क्या तुम सब मेरा साथ दोगी? रत्ना ने सभी लड़कियों को देखते हुए पूछा। वो दोनों इस वक्त आश्रम में थे। संजय के कहने पर रॉकी और गुरु ने आसपास के सभी छोटे छोटे आश्रमों से भी लड़कियों को बुलवा लिया था। इस वक्त रत्ना उन सभी लड़कियों को ट्रस्टी के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम सब मेरा साथ दोगी? रत्ना ने दोबारा पूछा। उनमें से एक लड़की बोली, लेकिन रत्ना, वो ट्रस्टी बहुत पावरफुल आदमी है और अगर हमने केस किया तो हमारा ही नाम उछलेगा। रत्ना उसे समझाते हुए बोली, अगर हम हिम्मत करेंगे तो मिस्टर राठौर खुद हमारा साथ देंगे, और रही नाम उछलने की बात, तो एक बात बताओ, जब वो ट्रस्टी तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना देंगे, तब क्या तुम्हारा नाम नहीं उछलेगा? दूसरी लड़की बोली, लेकिन रत्ना, हम ही क्यों? कोई और भी तो केस दर्ज करवा सकता है, और सोसाइटी हमें किस नज़र से देखेगी? रत्ना फीका सा मुस्कुराकर बोली, यही तो प्रॉब्लम है हम सबकी, कि लड़ना भी नहीं है और इंसाफ भी चाहिए। और रही सोसाइटी की बात, तो ये सोसाइटी तब कहाँ थी जब हमारे 100 कोल्ड माँ बाप हमें ये बोलकर छोड़ गए थे कि हम उन पर बोझ हैं। ये सोसाइटी तब कहाँ गई थी जब हम उस ट्रस्टी ने हमें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। उनकी इन बातों के आगे सब लड़कियां निशब्द हो गई। संजय गर्व भरे भाव के साथ रत्ना की ओर देख रहा था। रत्ना ने जब दोबारा पूछा कि सभी लड़कियां उसका साथ देंगी या नहीं, तब सभी ने एक साथ हाँ कहा। गुरु ने संजय को पेपर्स लाकर दिए और संजय ने सभी लड़कियों से उस पर साइन करने को कहा। वहाँ जितनी लड़कियां थीं, लगभग सभी ने उन पेपर्स पर साइन करके रत्ना को थमा दिए। वो अपने कमरे में गई और कुछ देर बाद एक हैंडबैग अपने हाथों में लेकर संजय के पास आई और बोली, चलो अब हम तैयार हैं। संजय उसकी ओर देखकर मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम पर फक्र है रत्ना। आज तुमने जिस तरह इन लड़कियों को और मुझे समझाया, उससे मुझे पूरा यकीन है कि तुम इंसाफ लेकर ही रहोगी। रत्ना और संजय युवराज विला के लिए निकल चुके थे। रत्ना विंडो के बाहर देखते हुए ना जाने किस सोच में गुम थी कि तभी संजय ने उसे आवाज़ दी, रत्ना। बोलो संजय, क्या बात है? तुम्हें कभी अपने माँ बाप की याद नहीं आती?
मेरा मतलब, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि उन्होंने तुम्हें क्यों अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था? रत्ना ने उसकी बात सुनकर गाड़ी की सीट से सर टिका लिया और एक लंबी सांस लेते हुए बोली, सोचा था संजय कि क्या लड़की होने की यही सजा होती है? क्या एक लड़की होना सच में गुनाह है? सोचा था कि क्या हर लड़की माँ बाप पर बोझ होती है? बहुत बार सोचा था, लेकिन एक बार मुझे ये भी लगा कि शायद मेरे माँ बाप की कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन मेरी हर सोच उस दिन गलत साबित हो गई जब मेरे सो कॉल्ड माँ बाप मुझसे पहली और आखिरी बार मिलने आए थे। उस वक्त मैं 18 साल की थी, जब एक बड़ी गाड़ी वाला आदमी अपनी बीवी के साथ आश्रम आया था। उसने अम्मा से कुछ बात करी और अम्मा ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। मैं उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरे माँ बाप हैं और मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। उसके बाद कहते हुए उसके गला भर आया और आंखों से आंसू की कुछ बूंदें छलक गई। संजय उसकी ओर अपना रुमाल बढ़ाते हुए बोला, शांत हो जाओ, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। रत्ना ने उसके हाथ से रुमाल लिया और आंसू पोंछकर रुमाल अपने पास ही रख लिया। नहीं संजय, आज बोल देना चाहती हूँ, शायद दिल में दफन वो दर्द कुछ कम हो जाए। संजय ने उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया और रत्ना ने बताना शुरू किया। जब मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो उन्होंने अम्मा से कहा कि अगर मैं उन दोनों के साथ चली जाती हूँ तो वो अम्मा को काफ़ी बड़ी रकम देंगी। एक तरीके से मेरे खुद के माँ बाप मेरी कीमत लगाने आए थे। अम्मा को उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे इतने सालों बाद वापस लेने आने का क्या मतलब है। तब मेरे सो कॉल्ड पापा ने अम्मा से ये कहा कि उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ, जो कि माइंड से पूरी तरह डिसेबल्ड था। इतना सब कुछ सुनने जानने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी एक पल भी मैं उनके सामने खड़ी रह सकूं, इसीलिए मैं वहां से चली गई। मुझे ये तो नहीं पता कि अम्मा ने उनसे क्या कहा था, लेकिन वो लोग भी गुस्से से वहां से चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। और मैंने भी उम्मीद छोड़ दी कि मुझे भी माँ बाप का प्यार मिलेगा। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते देख संजय ने गाड़ी साइड में लगाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो बस उसके सीने में मुंह छुपाए रोए जा रही थी और उसके आंसू संजय की शर्ट भिगो रहे थे। कुछ देर तक रोने के बाद वो वैसे ही उसके सीने से लगे सिसकने लगी और संजय बस प्यार से उसका सर पर हाथ फेरे जा रहा था। युवराज, ये केस मैं नहीं लड़ सकता। युवराज के सामने बैठे लगभग 48-50 साल के एक आदमी ने बड़ी शालीनता से कहा। क्यों? युवराज ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। आखिर क्या प्रॉब्लम है? हमारे हिसाब से ये केस आप आराम से लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। साथ ही उन लड़कियों को इंसाफ भी मिल जाएगा। तो फिर? अरे अरे, शांत युवराज, शांत। मेरे कहने का ये मतलब था। युवराज के सामने बैठे उस आदमी ने कहा। तो फिर क्या मतलब है आपका? अंदर आइए, उन आदमी ने सामने देखते हुए कहा। उनके कहने पर लगभग युवराज की उम्र का एक स्मार्ट सा लड़का फॉर्मल शर्ट और पैंट में अंदर आया। युवराज उसे देखते ही हैरानी के साथ अपनी जगह से खड़े हो गए और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले, अर्जुन, आप लंदन से कब वापस आए? कहते हुए वो उसके गले लग गए। अर्जुन युवराज के गले लगे हुए ही बोला, बस आज सुबह ही वापस आया और डैड अपने साथ यहाँ उठा लाए। युवराज उससे अलग होते हुए उस आदमी से बोले, ये सही बात नहीं है सुभाष अंकल। अर्जुन आज ही आए और आप उन्हें यहाँ ले आए। कम से कम आराम तो करने देते। युवराज, ये महाशय लंदन से लॉ की डिग्री क्या सोने के लिए लेकर वापस आए हैं? सुभाष जी ने मुंह बनाते हुए कहा। युवराज ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या मतलब अंकल? मतलब ये युवराज की ये केस मैं नहीं, अर्जुन लड़ेगा। उनकी बात सुनकर युवराज ने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। युवराज कुछ कहते उससे पहले ही संजय और रत्ना अंदर आए। संजय अर्जुन को देखते ही उसके गले में अपने दोनों बाहें डालकर लटकते हुए बोला, ओए होए मेरी सिंड्रेला, तू कब वापस आया? उसकी बात सुनकर युवराज और सुभाष जी हंसने लगे और रत्ना भी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। अर्जुन अपने गले से उसके बाँह हटाते हुए बोला, बस कर यार, अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं, तो कब तक मुझे सिंड्रेला बुलाने वाला है? संजय अपने दांत दिखाते हुए बोला, मैं तुझे बुढ़ा होने तक सिंड्रेला ही बुलाऊंगा, देखता हूँ कौन क्या करता है। उसकी इस बात से अर्जुन उसे नाराजगी से देखने लगा
और बाकी सब हंसने लगे। ये रहे वो सभी सबूत जो मेरे पास हैं। इसके अलावा सभी लड़कियां गवाही देने के लिए भी तैयार हैं कि उस ट्रस्टी ने हमारे सामने कैसी कैसी शर्तें रखी थी। रत्ना ने युवराज के सामने एक फाइल और एक पेन ड्राइव रखते हुए कहा। इस वक्त रत्ना, अर्जुन और संजय युवराज के सामने बैठे हुए थे और युवराज अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर पेपर वेट घुमाते हुए कुछ सोच रहे थे। अर्जुन ने वो फाइल उठाई और उन्हें देखते हुए बोला, इतने एविडेंस काफ़ी होंगे केस दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उसे सज़ा दिलवाने के लिए ये काफ़ी नहीं होंगे। रत्ना ने पूछा, तो फिर अब हम क्या करें? अर्जुन ने युवराज की तरफ देखा और फिर रत्ना से बोला, हम इन सबूतों के आधार पर ट्रस्टी मिस्टर जेम्स पर केस दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही मामला कोर्ट तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन इन सबूतों के बेसिस पर कोर्ट उसे जुर्माना लेकर फिर से छोड़ देगी। लेकिन सिंड्रेला यार, हमारे पास ये रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो सबको धमकी दे रहा है, संजय ने कहा। तो अर्जुन बोला, हाँ, लेकिन उससे कुछ भी प्रूफ करना मुश्किल है। सिर्फ एक एविडेंस के बेसिस पर उसे जेल भेजना पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब हम क्या करें? रत्ना ने परेशान होते हुए कहा। अर्जुन ने युवराज से कहा, युवराज, मुझे लगता है ये केस डैड को ही लड़ना चाहिए। वो बेस्ट लॉयर है, तो उनके आगे कोई लॉयर खड़ा नहीं होगा और फिर हम आसानी से जीत जाएंगे। आई थिंक मैं ये केस नहीं जीत सकता। युवराज तीनों की सभी बातें सुनने के बाद बोले। अर्जुन, अंकल ने आप पर भरोसा करके ये केस सौंपा है। जानते हैं कि यह आपका पहला केस है और आप कहीं ना कहीं नर्वस भी हैं, लेकिन ये केस आप ही लड़ेंगे। लेकिन मिस्टर राठौर, सबूत के बिना कैसे? रत्ना ने कहा। सबूत की चिंता आप सब ना करें, वो हम ला कर देंगे। आप सब सिर्फ तैयारी कीजिए। अर्जुन, कल फ्राइडे है, कोर्ट में केस दर्ज करवाओ और हो सके तो इसी मंडे की डेट लो। बाकी सब हम संभाल लेंगे, युवराज ने कहा। तो संजय ने पूछा, लेकिन युवी तो क्या करने वाला है? हम जो भी करेंगे वो हियरिंग के वक्त ही करेंगे। तब तक अर्जुन, ये बात सामने नहीं आनी चाहिए कि हम खुद इस केस में इन्वॉल्व होंगे। तीनों ने युवराज की बात पर हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद युवराज ने अपना ड्रॉर खोलकर एक तस्वीर निकाली और बोले, हमारे लिए दुआ कीजिएगा श्रद्धा। आपके युवराज लड़कियों का साथ देने जा रहे हैं। हमें याद है आपने कहा था कि आप एक बहुत बड़ी समाज सेविका बनना चाहती हैं और सभी लड़कियों की मदद करना चाहती हैं, लेकिन आपको वो सपना तो आप पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम उस सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। वहीं युवराज से दूर कहीं वो भी भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। वो आंखें बंद किए मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोली, लगता है कोई अपना हमारा जो चाहता है कि दुआ करें हम उनके नाम की भी। उनका नाम आप जानते हैं भगवान जी। हम सिर्फ दुआ मांगते हैं कि उनकी जो भी ख्वाहिश हो वो पूरी हो जाए और आपका साथ हमेशा उनके साथ रहे। जारी है। क्या रत्ना के साथ उन सभी लड़कियों को इंसाफ मिल पाएगा जो इस दर्द से गुजर रही हैं? और इस बारे में आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।